अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर 26 है। तो लेक्चर 26 हम पढ़ेंगे। तो मैं ज़रा स्क्रीन भी शेयर कर दूँ ताकि कोई आ जाता है तो वो भी देख सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अच्छा, तो 55 टाइमर से हम स्टार्ट लेंगे। कहता है कि जो द 55 टाइमर है वो एक वर्सटाइल एंड वाइडली यूज डिवाइस है। इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, एक स्टेबल स्टेट से, जिसको हम ठीक है कहते हैं मोनोस्टेट वन शॉट वाले को, या फिर हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसको हम ऑसिलेटर भी कहते हैं, जिसके पास कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं जैसे हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस है, द 55 टाइमर। अब इसमें टाइमिंग में क्या क्या मसले आ सकते हैं वो हम देखते हैं। कहते हैं सिंक्रोनस डिजिटल सर्किट्स की जो आउटपुट होती है वन फ्लिप फ्लॉप से होती है, जो कि जुड़ा हुआ होता है इनवर्ट ऑफ अ सेकंड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, पहला जो फ्लिप फ्लॉप है जिसको आउटपुट देनी है या निकलनी है वो किससे जुड़ा हुआ होता है इनपुट ऑफ सेकंड, जिसकी इनपुट है सेकंड वाले के इनपुट के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये इसमें बात की लॉजिक गेट इस आ रही है, हमें पता है। आप जब भी ये ट्रिगर करेंगे, कोई शो करेंगे वैल्यू भी हो या वन, ठीक है, थ्रू अ कॉमन क्लॉक सिग्नल कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ बोथ द फ्लिप फ्लॉप। अब क्या होगा कि ये कॉमन क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए जिस वक्त दोनों फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेंगे कोई भी चीज़, ठीक है, तो जो उनकी इनपुट है वो हमें एक टाइमिंग प्रॉब्लम देगी। कैसे देगी कुछ समझते हैं। अब ये वाली जो लाइन है आप देखें, ये यूं निकल के जा रही है ऐसे और ऐसे, मतलब ये इधर से आ रही है, और ये पोटेंशियल टाइमिंग एरर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो है वैल्यू है वो फिर इसके साथ भी जाएगी, इसकी वजह से हमें पोटेंशियल टाइमिंग प्रॉब्लम कॉज होती है। ये क्लॉक है और इसकी आउटपुट कैसे बनाते हैं, बड़ी सिंपल है। पहले देखें ज़ीरो है तो सीधी लाइन जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, आप इसमें नीचे करेंगे उल्टी बनेगी, फिर ये आगे जा रही है, इसको आगे की तरफ निकाल रहे हैं। ठीक, ये तो वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये इसकी आउटपुट आप देख लें, करना भी इस तरह करें तो उसको ज़ुबानी आपको पता होना चाहिए। अब क्लॉक्स क्यों क्या चीज़ है, पहले तो हम एक बात समझेंगे कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इसके अंदर के क्लॉक के अंदर। सिंक्रोनस में हमेशा जब भी कोई वैल्यू यहाँ से जाएगी ना, एक साथ जाएगी, इधर भी आ रही है उधर भी जा रही है, लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं है। एक टाइम पे इधर जाएगी, मुख्तलिफ टाइम में उधर जाएगी, मतलब टाइम में डिफरेंट आ गया, इसको एसिंक्रोनस कहते हैं। अच्छा, कॉमन प्रॉब्लम सिंक्रोनस सर्किट की क्या है। अच्छा, ये जो क्लॉक्स क्यों है ना, ये आपके पास सिंक्रोनस में होती है। एक आपके पास कैसे होती है कि जिस वक्त सेम क्लॉक सिग्नल मुख्तलिफ टाइम पे पहुंचता है और इनपुट के अंदर डिले आती है। जिस तरह आप 1 सेकंड में यहाँ पर पहुंचे और वहाँ 3 सेकंड लगा कर पहुंच रहे, कितने मिनट का डिले आया, 2 सेकंड्स पे डिले आया। ठीक है, तो ये जो 2 सेकंड्स पे डिले आया ये क्लॉक से क्यों कहलाता है। प्रोपेगेशन डिले के साथ, प्रोपेगेशन डिले तो बताता है ना कि कोई चीज़ कितनी तेज़ और कितनी स्लो है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेकंड्स और मिनट्स। ठीक, तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये क्लॉक्स क्यों ना किस तरह आती है। अच्छा, फिर कहता है कि विच causes different flip-flop to change state asynchronously leading to unpredictable outputs। ऐसे ये नुकसान होता है जिस वक्त यहाँ से एक जा रही है वैल्यू 1 सेकंड में, यहाँ पहुँचते पहुँचते या जाते जाते इसको 3 सेकंड्स का टाइम लगा, तो अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट्स आपके पास आएंगे जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप गैस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे ये नुकसान होता है। ये इसकी डायग्राम है, आउटपुट कैसे निकलती है वो आप खुद कर लें। अब जो रेस कंडीशन होती है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। रेस कंडीशन कहते हैं किसे, अब तो पहले ये समझे। अब अगर एक वेरिएबल को हम चेंज करेंगे ना, जैसे वी बार को चेंज करते हैं, आगे ओ पी क्यू की वैल्यू चेंज हुई, एक को चेंज करके मल्टीपल वैल्यूज चेंज हुई, इस चीज़ का नाम रेस कंडीशन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया रेस कंडीशन के। अब ये चीज़ हमारे पास वोल्टेज होती है, सही, इसे क्लॉक कहते हैं। उसी तरीके से फिर ये काम कर रही है जिस तरह से करना होता है।
एक आपके पास क्यू एंड क्यू थीटा होते हैं। अब अगर आपके पास ये लो हाई टू लो, तो हाई टू लो में क्या होगा, क्यू से की टी पे जाएगा। अगर लो टू हाई होता तो ये उल्टा हो जाता है, क्यू बार पहले आ जाता है और क्यू बार में चला जाता है, ठीक है। तो ये डिले करेगा। इससे क्या होगा कि जो क्लॉक है आपकी वो रिजल्ट करेगी शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस पे जो डिफ़िकल्ट होंगे डिटेक्ट करने में, अगर ये इस तरीके से डिले होती, थोड़ी सी भी अगर डिले हो जाती है इससे ही। तो ये जो है कि जो मसला है ना पोटेंशियल रेस, वो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इसकी डायग्राम हम देख लें किस तरीके से। काउंटर्स का तो आपको पता है जो काउंटिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। काउंटर्स का जहाँ पर भी नाम आ जाए आप समझ जाएंगे फ्लिप फ्लॉप में काउंटिंग की बात हो रही है, ठीक है। और ये डिजिटल सिस्टम्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक इसकी एप्लीकेशन है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर और दूसरी एप्लीकेशन है शिफ्ट रजिस्टर्स। अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है वो हम देखते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बड़ी आसान चीज़ है। सिंक्रोनस में हमेशा एक साथ चीज़ जाएगी, लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो आपके पास मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप है वो एक साथ तो जुड़े हुए होंगे, लेकिन जो काउंटर सर्किट है वो ट्रिगर क्लॉक का जो सिग्नल है वो एक साथ रिसीव नहीं करेगा। पहले आपके पास जब ये जोड़ के इनपुट जाएगी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके पास जाने में, या सीक्वेंस वाइज जाएगा थोड़ा टाइम लग सकता है एसिंक्रोनस में। बट ये जो सिंक्रोनस है इसमें एक साथ सब कुछ होगा, जैसे जाएगा सिग्नल इनपुट के लिए उधर से आउटपुट भी होगा, सेम टाइम पे दोनों चीज़ें हो रही होंगी। ये बुनियादी फ़र्क है। ये फ्लिप फ्लॉप है जो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट सिग्निफिकेंट का बिट। अच्छा ये एन बिट क्या चीज़ है, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। जिस तरह मैं टू कहता हूँ तो ये टू बिट आ गई मेरे पास। अब टू बिट में क्या है, एक जीरो वैल्यू और एक वन है, ठीक है। बिट का कॉन्सेप्ट इस तरह है, स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास बिट आते हैं, फिर निबल आएगा जो कभी इस्तेमाल ही नहीं होता, फिर बाइट है, फिर मेगा बाइट गीगा बाइट टेरा पीटा जो भी है। पेट हमेशा वन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जिस तरह बेसिक काउंटिंग शुरू होती है निबल फोर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डबल कर दो बाइट बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। तो एन बिट है, अगर यहाँ थ्री मैं बिट लिखता हूँ तो मेरे पास कैसे आएगा थ्री बिट, तो वो कुछ इस तरह से आएगा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो फोर वन वन ज़ीरो, ठीक है। ये वैसे मैंने आपको बताया है समझाने के लिए, थ्री बिट है या टू है तो किस तरह लिखा जाता है। ज़ीरो वन तो मैंने वैसे लिखा, तो ज़ीरो वन साथ जोड़ के लिख रहे हैं तो उस तरीके से टू बिट्स बन जाते हैं। सिंगल बिट के लिए पता चल गया, डबल बिट ट्रिपल बिट ये चीज़ इसलिए बताइए आगे काम आएगी। तो कोई चीज़ इसने आगे बताई हुई जो मैंने आपको बात बता दी। बस इसका नाम याद रखें, रिपल काउंटर भी ऐसे करें ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इसका ये इसलिए कहते हैं कि रिपलिंग इफेक्ट होता है क्लॉक सिग्नल के ऊपर। अब इसने नीचे थ्री बिट सिंक्रोनस वो दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास अच्छा एक मजे की चीज़, अब थ्री बिट है हमारे पास, थ्री ही है ना। अगर फोर बिट होती तो यहाँ एक और जुड़ा हुआ तो फाइव होती इसी सारी फोर। अप और डाउन का कॉन्सेप्ट समझ लें, आगे काम आएगा। अप के लिए हमेशा क्यू लगी हुई होगी और आउटपुट से इनपुट जा रही होगी, फिर इसकी आउटपुट से इनपुट, और अगली अगर ऐसे सारा होता है तो इसकी यूँ जाके, ठीक है, नॉट गेट के साथ जुड़ी हुई होती है। और अगर डाउन की बात करेंगे तो क्यू थीटा आ जाते हैं, क्यू थीटा कहना क्यू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन ये डिफरेंस है। ये टाइमिंग डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। स्टार्टिंग में वैल्यू ये वाला जो टी वन है ये ज़ीरो था, इसको ये देखें ज़ीरो है। नीचे की तरफ होगी हमेशा तो ज़ीरो, ऊपर की तरफ होगी वैल्यू वन होगी ज़ीरो। देखें ज़ीरो ज़ीरो तो आपके पास मिल जाएगा ज़ीरो ही है। अच्छा ये जो टी टू है इसमें भी अगर हम देखें ये हमारे पास वन है, ये अभी भी ज़ीरो है ये वाला, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये वन है, ठीक है। तो अगर इसने यहाँ ज़ीरो लिखा है तो इसका मतलब है ये इस वाले को कंसिडर कर रहा है जो कि नीचे की तरफ, फिर इसलिए इसको भी हम ज़ीरो ही लिखेंगे। ये इस साइड थोड़ा सा होता है ना, ये भी ऊपर की तरफ तो फिर होता है। अब ये वाली आ गई तो आपके पास पहली वन दूसरी वन और ज़ीरो इस तरीके से जा रही है। इसको आप फिर अपने तरीके से देखते हैं, अगर उनसे कोई गलती भी होती है टेबल बना हुआ है इसको आप उस आना चाहिए पूछ सकते हैं एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
आगे बढ़ते हैं। प्रोपगेशन डिले का आपको पता है, इसलिए से मैं अभी दोबारा यहाँ पर नहीं करवाऊँगा। ठीक है। अच्छा जी, क्लॉक इनपुट है उसी तरीके से इसकी बनती है जिस तरह हमने ऊपर देखी है। टी के वाले से हम वैल्यूज डाल देते हैं, अगर ये सीधी जा रही है या नीचे जा रही है तो ज़ीरो लगेगा, ऊपर की तरफ मूव कर रही है इस तरफ तो वन है, ये इधर से करती तब भी ज़ीरो, यूँ भी ज़ीरो, इधर वन है। ठीक है, ये इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। ये भी वही चीज़ आ गई, इसको आप खुद करें, मैंने जो एक करवाई है। अभी जो मॉड एनकाउंटर होते हैं ना, इसका फ़ायदा क्या होता है, ये होता है कि पहले तो ये समझते हैं। मॉड का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ अ काउंटर, जिसमें हम सीक्वेंस देंगे कोई तो काम करेगा। जिस तरह अब मॉडुलस एन को मैं कहता हूँ ये मॉड 7 है या 8। अब इसमें से हमेशा एक आप 1 माइनस करेंगे, अगर ये मॉड 10 है तो इसका जो ट्रंकेट वाला बिट है वो 9 पे रुकेगा। जैसे ही 9 तक बाइनरी वैल्यूज आएंगी तो इसने काम करना बंद कर देंगे। ट्रंकेट कहते हैं रोक देने को, ख़त्म कर देने को। ठीक है, ये काट देने को। स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में ये ट्रंकेट के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पाइथन में आप पढ़ते हैं। फार्मूला आपको पता है, टू पावर एन बोलें या एम। ठीक है, जितनी भी आपके पास ये पावर होगी उतनी आपके पास आउटपुट्स आ जाया करेंगे इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करके। अब 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है तो वो कहाँ तक गिनेगा, 8 तक, क्योंकि इसके फार्मूले इम्प्लीमेंट करें ना 2 पावर 3 है। अगर ये 4 बिट होता तो 2 के साथ 4 लगाता तो ये 16 तक करता। ठीक है, आउटपुट और एक माइनस करें इसमें से तो 15 पे जाके ये ट्रंकेट हो जाता। बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सही। अब काउंटर को डिज़ाइन करने के कुछ तरीके कार बताए हुए हैं। कहते हैं काउंटर को डिज़ाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टेट कम हो, कैसे टू द पावर एम, ये जो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है उसको हम ट्रंकेट सीक्वेंस देंगे, जिसके बारे में मैंने बोला। अब ये जो काउंटर है ये काउंट करता है ट्रंकेटेड सीक्वेंस को। ठीक है। अब इसको कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, बहुत सिंपल। हम जब भी काउंटर को काउंट करेंगे ना इंडेंटेड सीक्वेंस, जो सीक्वेंस जहाँ तक अभी हम चाह रहे हैं आए, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो इनिशियल काउंट वैल्यू बाय 0 होगा। ठीक है, जो काउंटर है वो रीसेट किससे होगा, इनिशियल काउंट क्या था, 0 था, और उससे रीसेट होगा ताकि जो क्लियर एसिंक्रोनस इनपुट है वो एक्टिवेट हो जाए, और जो इनपुट है वो एक्टिवेट करे इसको, और इस कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाए, फिर आउटपुट पे हमें अप्रोप्रिएट काउंट सीक्वेंस दिखाया जाए। अब इसने मॉड 6 से बताया, वो हम देख लेते हैं। अब मॉड 6 में 5 तक काम करेगा, बल्कि 5 तक नहीं। ठीक है, 5 से पहले पहले करेगा। इसको अगर रोकना है तो 5 आप लेके आएंगे, 5 आपके पास ट्रंकेटिंग बिट होगी, वो आएगा आपके पास। मॉड काउंटर ने रोक देना है अपने आप को और वो ख़त्म कर देगा काम करना। मॉड 8 होता है तो 7 तक करता, 7 इसकी ट्रांसलेटेड बिट होती है, 6 तक जाता है। ठीक है, ये इसमें बात की हुई है। अब इसे मॉड 10 को डिकेड काउंटर कहा हुआ है। कहता है डिकेड काउंटर जो है 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करता है और काउंट कहाँ तक करता है, 0 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक। और इसकी जो ट्रांकेटिंग बिट है आपको पता है कौन सी, 10 है, तो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट एसिंक्रोनस काउंटर है। ये जो इंटीग्रेटेड वाले हैं ये भी 4 बिट वाले होते हैं, इसमें आपके पास 4 लगी हुई होती हैं, ये जितने भी हैं। ठीक, इस पे आप लेके जा रहे होते हैं जी। जो क्लॉक भी है यहाँ से इनपुट निकल रही है पहले वाले की, दूसरे वाले की निकल रही है हमारे पास ये क्यू से, तीसरे वाले की क्यू से निकल के जा रही है, और इस तरीके से ये काम करते हैं। अब जो ये हमारे पास एसिंक्रोनस होता है इसको हम कहते हैं द काउंटर हैज़ टू सेपरेट क्लॉक्स, दो सेपरेट क्लॉक्स हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, क्लॉक ए एंड क्लॉक बी जो कनेक्ट की जाती हैं फर्स्ट इनपुट और सेकंड फ्लिप फ्लॉप रिस्पेक्टिव। एक फर्स्ट इनपुट से ये जो फर्स्ट वाली, और एक सेकंड क्लॉक से जुड़ी हुई, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। अच्छा, फिर कहता है कि ये जो चीज़ है द सेकंड, दूसरी वाली है, इसकी बात हो रही है। थर्ड एंड फोर्थ फ्लिप फ्लॉप आर इंटरनली कनेक्टेड एज अ रिपल 3 बिट काउंटर। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिपल क्लॉक आउटपुट के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। और ये जो काउंटर है इसके पास 2 इनपुट पिन हैं। ठीक, जिस पे 2 नैंड गेट के साथ ये इनपुट पिन हैं।
इसको हम रिपल आउटपुट कहते हैं, और ये आगे से जा रही है इनपुट वन इनपुट टू, एक इनपुट पेन के साथ आगे जाके इसके साथ जोड़ रही है क्लियर वाली के साथ। वही बात हुई जो मैंने आपको बता दी, इस तरीके से इसमें पूरा बता दिया ये क्या है। फिर ये वाला जो है अगर इसको हम कॉन्फ़िगर करें, दो को अगर आपस में जोड़ेंगे ना, जो 16 मॉड प्लस वाले ये होंगे 74 LS 93A, तो ये मॉड 50 काउंटर बन जाएंगे। ठीक है, लार्ज काउंटर को जिससे हम जोड़ेंगे, तो ये टू इन दोनों को जोड़ने की ये चीज़ वजूद में आती है। ये वाली मॉड 16 से हम मॉड 50 पे पहुँच जाते हैं। ऑल राइट, लेक्चर 1727 पहुँच जाते हैं। डाउन द कॉन्सर्ट मैंने दे चुका था ऑलरेडी, देखें क्यों हीटर साहब के पास जा रही होगी। एसिंक्रोनस से पहले 1 मिनट लगा, फिर 3 मिनट तक लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने जाने में। ये टाइम डिफरेंस आएगा एसिंक्रोनस में, बट सिंक्रोनस में टाइम डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रहेगा। एक साथ सब कुछ हो रहा होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, साथ में कुछ और काम भी कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, ये एसिंक्रोनस की नहीं, सिंक्रोनस एग्जांपल दी है मैंने। एसिंक्रोनस इस तरह एक बात तो मैं एक क्लास में फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी लूँ, तो ये बेस्ट एग्जांपल एसिंक्रोनस की है। ऑल राइट, अच्छा ये टाइमिंग डायग्राम उसी तरीके से है हम जिस तरह करते आए हैं ना, तो इसलिए से भी मैं नहीं करवाऊँगा, क्योंकि टेंशन होती है, आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। अब डाउन काउंटर की जो ट्रंकेटेड सीक्वेंस है वो कैसे हम वो करते हैं, जैसे हमें पता कैसे चलता है, ये कन्फिगर करने का भी तरीक़ेकार देखेंगे। और डाउन काउंटर कैन बी कन्फिगर टू काउंट डाउन और ट्रंकेटेड सीक्वेंस सिमिलर टू वैन अप की तरह ये इसको हम करते हैं कि जो काउंट करते हैं एनी ट्रंकेटेड सीक्वेंस को। अब उसकी देखते हैं एग्जाम्पल इसमें क्या दी है। अब अगर हम इसे कन्फिगर करेंगे ना, पढ़ते हैं डाउन काउंटर काउंट्स डाउन फ्रॉम द maximum count value to some predefined count value which is the last count value in the truncated sequence। अच्छा ये कैसे करेगा, मैक्सिमम काउंट वैल्यू वो जो हमने पहले से बताई हुई, जैसे सपोज करें ये 6 था, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से एक माइनस हम करते थे तो 5 आती थी ना, तो 5 ट्रंकेटेड बिट थी, तो अगर 5 आता था तो वो ट्रंकेट कर रहा था सीक्वेंस, वैसे ही है। तो इधर अगर मैं 6 करता हूँ तो मेरे पास ट्रंकेटेड बिट मैंने जो प्री डिफाइन किया था ये 6 पर, तो ये 5 मेरे पास ट्रंकेटेड बिट होगी, ये इसने बात की है। On reaching the last count value, the down counter is present. The preset to the maximum count value instead of clearing the counter to zero count value as done in the case of an upper। उसी तरीके से अगर लास्ट काउंट पे पहुंचेंगे ना, जिसका हमने प्री सेट किया मैक्सिमम, तो वो क्लियर कर दे कि सारे काउंटर को जीरो काउंट वैल्यू पे, जिस तरह हमने ऊपर वाले काउंटर में देखा था। अब यहाँ 3 बिट है, 3 बिट में किस तरह जाएगा वो हम देख लेते हैं। ट्रंकेटेड सीक्वेंस स्टार्ट होगी 111 से लेके 011 तक। ठीक है, तो ये कितना बनता है, 1 to 4 करें तो 7 तक बनता है। मतलब ये 8 वाला अगर आपके पास होगा ना डाउन काउंटर, तो 7 पे उसने ट्रंकेट कर लेना है। 7 जैसे ही आएगा तो उसने ट्रंकेट करने रही 7 लग जाती है। ऑन रीचिंग द काउंट वैल्यू 0 काउंटर इज प्रीसेट टू 111 which is decremented to 010 on a negative clock transition। नेगेटिव क्लॉक ट्रांजिशन जो है हमारे पास, वो क्या करेगी, इस वैल्यू को डिक्रीज कर देगी, जिससे जो इसके पास ये भी पड़ी है ना 7 से पास पड़ा, 7 से वो डिक्रीज होकर 2 पे आ जाएगी, और वो फिर नेगेटिव क्लॉक ट्रांजिशन के पास चली जाएगी। सिंक्रोनस काउंटर पे मैं बता चुका हूँ कि एक साथ जाते हैं। बस एक इसे मसला आपने याद रखना है कि जो एसिंक्रोनस काउंटर होते हैं ना, मल्टीपल बिट्स में टाइमिंग प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक साथ नहीं भेज सकते ना। अब एक को जाते हुए 2-3 सेकंड्स लग रहे हैं, अगर ज़्यादा आ जाएंगी तो उनको भी कुछ और मज़ीद टाइम बढ़ता जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ये जो एक एंड गेट है, ये जा रहा है इस तरह, एक के पास उसको 3 सेकंड लगे, फिर इसी तरह दूसरा जा रहा है उसे 5 सेकंड लगे, तीसरा जा रहा है 7, दो दो का इजाफा होता जा रहा है, इस वजह से सिर्फ कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, जैसे जैसे ये मल्टीपल में जाता जाएगा तो इसका टाइम भी बढ़ता जाएगा। फिर ऐसे कौन सी बात की है उसने, तो वो भी हमने भी देख लिया। अब ये जो 2 बिट सिंक्रोनस है, एक टाइम में यहाँ से जा रहा है और दूसरे टाइम में
वहाँ पर भी पहुँच गए। इस तरह 1 सेकंड में जब उसी वक्त उधर भी, तो ये सिंक्रोनस बिट है, एक साथ काम करेगा। ये कहते हैं कि जो 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर है ना, बहुत कनेक्ट हुआ क्लॉक इनपुट के साथ फिर सिग्नल सेंड करेगा। लेकिन जिस वक्त जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये रीसेट करेंगे लो स्टेट में, लो स्टेट कौन सी होती है, ज़ीरो आरंभ करेंगे, तो क्या होगा, जो हाई टू लो ब्लॉक ट्रांजिशन है वो इंटरवल T1 के ऊपर क्या करेगी, TF को आउटपुट करेगी, जो कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा जो अपने आप उलट करेगा। अगर ज़ीरो किया था तो उस पर वैल्यू 1 आ जानी चाहिए, जिसने उसे उल्टा दिया तो जिससे लॉजिक हाई हो जाएगा, लो से हाई पे चला जाएगा। जबकि जो क्लॉक ट्रांजिशन है इनपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप पे वो T1 पे अगर होगी, और ये फ्लिप फ्लॉप सेकंड फ्लिप फ्लॉप को T1 की लॉजिक को ज़ीरो कर देंगे, उसे उल्टा कर हमने ज़ीरो कर दिया। इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर 3 बिट एंड 4 बिट सिंक्रोनस आगे उसी तरीके से है जिससे हमने 2 वाले को देखे, इसलिए सब कुछ बताना ही खास बात नहीं है। 4 बिट डिकेड काउंटर कहता है कि इससे पहले कि एक सिंक्रोनस डिकोड काउंटर हम डिस्कस करें, हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेट है वो कहाँ तक जाएगा। 4 बिट है ना, तो 4 जीरो इसलिए आएंगे। 3 थे तो मैंने क्या बताया था, 3 के आएंगे। 2 थे तो इस तरह होगा 0 1, एक था तो सिर्फ 0 या 1 देगा, पहले 0 होगा नेक्स्ट टाइम 1 हो जाएगा, ये 1 था। ये 2 बिट था, ये 3 था, और 4 में 4 आ गया, 5 वगैरह 5 जीरो आ जाते। तो 4 जीरो से लेके यहाँ तक जाएगा, तो ये भी हमारे पास 1 2 4 8, 8 + 1 तो 9 तक बनता है, मतलब 10 हमारे पास मॉडुलस वाला था, लेकिन से 1 निकाला तो 9 ऐसी 28 बिट होगी। काउंट करेगा 1 0 1 से इतने तक, उसमें फिर उसका इम्प्लीमेंट विथ काउंट्स फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक है, जो हमने देखा था ये सिंक्रोनस वाला था, उसमें 4 फ्लिप फ्लॉप कॉमन क्लॉक के साथ जुड़े हुए जो एक साथ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर एस इनपुट भी है जो कि क्लियर भी करेगी और इनिशियल वैल्यू को आगे काउंट भी करती जाएगी। लॉजिक गेट रीसेट कर देंगे डिकेड काउंटर को, उसकी वापसी वाली स्टेट बता के वो 9 स्टेट को पहुँच सके, ना कि वो 10 की तरफ जाए। इम्प्लीमेंटेशन अब कैसी होती है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है। ठीक है, 1 पे अगर इस तरह है तो इस तरीके से, फिर 2 पे, ये 3 पे इस तरह। अच्छा, ये आ कैसे रही है इसको हम ज़रा देख लेते हैं। 1 है ना आपके पास, यहाँ से आपके पास जा रही है यूँ इधर से, ठीक है, ये इधर है, यहाँ से ऊपर जाके इसमें। अब अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ क्लॉक में, फर्ज करें ज़ीरो, ये ज़ीरो तो यहाँ जाके बदल जाएगी 1 में, ये ज़ीरो यहाँ इधर जाएगी, ये भी 1 इधर जाएगी, ये भी 1, ठीक है, सारों में 1 होती जाएगी जहाँ जहाँ से ये जुड़ी हुई है। तो उस तरीके से जो भी फिर हमारे पास आउटपुट आता जाएगा वो हम उस हिसाब से देखते जाएंगे। 1 पे हमारे पास क्या वैल्यू है अगर हमने ज़ीरो पास किया, ठीक है, और 2 पे हमने अगर 1 पास करा उसमें क्या वैल्यू, इसी तरीके से ये काम फिर ऐसे बस एक नज़र आप अच्छी तरह से देख लें, याद करने वाली चीज़ है। अब कहते हैं टाइमिंग डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस डिकेड काउंटर। अभी जो टाइमिंग डायग्राम है ये वाली होती है टाइमिंग, इसमें ये जो T1 T2 T3 है ना, ये हम निकालते हैं उसी तरीके से। यहाँ पर अगर ये नीचे की तरफ है, ये तो अभी जा रहा है यूँ है ना, तो इस पे आप क्या करेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। अगर इस साइड होता तो 1 लिखते। फिर इस वाले को देखें, ये भी ज़ीरो है क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है, ये भी ज़ीरो है, एंड ये भी ज़ीरो, 4 0 है। फिर हम आगे T2 पे पढ़े, T2 पे मैंने उसी तरह बताया था, ये जा रहा है इस तरह ऊपर की तरफ, लेकिन इसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, ये भी ज़ीरो होगा, ये वाला भी ज़ीरो, फिर नीचे जा रहा था ये भी ज़ीरो। अब इस वाले पे ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, F0, ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये जाके 1 हो जाएगा, ये भी ज़ीरो रहेगा, और ये भी ज़ीरो रहेगा। T4 का भी यही हिसाब रहेगा कि ये नीचे जाए तो ये ज़ीरो, ये नीचे जाए तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो। फिर T5 को भी इसी तरह निकाल लें, ज़ीरो 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 और ज़ीरो। फिर T6 में हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो 1 और ज़ीरो। फिर ये आ जाएगा ज़ीरो 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 और 1। फिर इस तरह करते करते एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह वैल्यू निकलती है।
मॉडर्न सिंक्रोनस काउंटर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एन वैल्यू होती है उस हिसाब से ये जो काउंटर है ना, ये भी जिधर भी सिंक्रोनस लफ्ज आ जाए समझते हैं एक साथ काम करेगा, दोनों काम एक साथ होंगे, बस यही चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट सिंक्रोनस काउंटर के है वो हम देखते हैं जी। कहते हैं कि यह है कि कनेक्ट करें लार्ज फ्लिप फ्लॉप को एक साथ, हम क्या करते हैं एक लार्ज सिंक्रोनस काउंटर लेते हैं, उसके जो काउंटर सर्किट पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है, उसको से हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट जल्दी से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं अभी। पहले हमारे पास पैरेलल डेटा इनपुट्स होने चाहिए, डेटा आउटपुट्स होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हम इंटीग्रेटेड सर्किट सिंक्रोनस काउंटर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर इसको नॉर्मल अगर मैं लिखता ना तो ये नॉर्मल जाता, इसके ऊपर बार आई है तो ये आपके पास बबल लगेगा, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बार आई बबल, क्योंकि वन बार से शॉर्ट पर ये इनपुट्स होती हैं, इनपुट्स आर सी ओ, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिपल क्लॉक आउटपुट, और ये हमारे पास क्यू वाली जितनी भी ये आउटपुट्स होती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं, सारी चीज़ों को जोड़ के एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है काउंटिंग वाला, तो उसने वो बात बताई हुई थी। ये टाइम डायग्राम काफ़ी लंबी है, देख लें। कैस्केडिंग काउंटर का ये मतलब है जोड़ के बनाना किसी चीज़ से। ये अब इंटीग्रेटेड सर्किट था ना, हमने क्या किया था कि हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स कुछ चीज़ें थी हमारे पास पड़ी हुई, उनको जल्दी से जोड़ा था, एक बड़ा सा काउंटर बन गया था। इसमें हम ये काम नहीं करते, इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जो काउंटर पड़े बजाय सो आपस में फ्लिप फ्लॉप के साथ जोड़ के एक बड़ा काउंटर बनाए। हम ये करेंगे कि हम उसको जितने भी हिस्से होंगे उसको पूरे तरीके से मार्च कर देंगे। उसको तो हमने जल्दी जल्दी किया था, उसको एक ही उसमें बना देंगे, वो सारे टुकड़े अलग अलग जुड़े हुए थे, ठीक है। क्योंकि स्क्विडिंग में एक ही चीज़ बन जाएगी, इंटीग्रेटेड में भी वैसे बनती है एक ही है कि दो चीज़ों को, ये दो चीज़ें थी, इनको ऐसे जोड़ के एक ही शक्ल बना दी, ये ख़त्म करके एक चीज़ बन जाएगी। तो स्क्विडिंग का भी वही सब है, ये इस तरह मैंने आपस में जोड़ के बना दी है, ठीक है, दो को या तीन को तो एक वो चीज़ बन गई बड़ी सारी, इसे हम कैस्केडिंग कहते हैं। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट काउंटर आ जाता है ट्रंकेटेड सीक्वेंस के साथ, देखते हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है ना आपके पास, वो 9 16 तक जाती है। अगर ट्रंकेटेड सीक्वेंस आपने फाइंड करना है तो 1 - 15 इसकी ट्रंकेटेड बिट होगी। 15 जैसी वैल्यू तक पहुंचेगी तो इसने ख़त्म कर देना, रोक देना है खुद को। अब इधर 7 है अगर, तो 6 इसकी ट्रंकेट बिट होगी। ये सारे सर्किट्स हैं, ये आप सारे पढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलता जाता है, सही, कि ये कैसे काम करें, इसने पूरी अंग्रेजी में समझाया हुआ है। अब कैस्केडिंग काउंटर इस ट्रंकेटेड सीक्वेंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। कहते हैं कि ये जो 12 बिट वाला है ये कैसे काम करता है। काउंटर लोड होता है, इनिशियल वैल्यू कोई भी सेट हो सकती है, जैसे इन्होंने की हुई है ये कि जब काउंटर की तरफ काउंट करता है ये सारे वन हो जाते हैं, तो रिपल काउंटर क्लॉक आउटपुट की जो वैल्यू है लॉजिकली वो वन भी सेट होगी। थर्ड काउंटर रिलोड करेगा, इनिशियल वैल्यू को दोबारा से करेगा, और वो किस वक्त रीलोड होगी ना वो कुछ इस तरह की वैल्यू शो करेगा, और ये वन सिर्फ यहाँ पर आएगा, और जो बाकी 3 काउंटर रिस्पेक्टिवली वन के साथ ये सिनेरियो होगा। फिर जब 12 बिट काउंटर को हम दोबारा से कन्फिगर करेंगे, सेटअप करेंगे उसका, तो जो मैक्सिमम काउंट सीक्वेंस है ना मॉड्यूलस 4096 काउंटर के ऊपर, ठीक है, वो शो हो जाएगी हमें। फिर जो काउंटर हैज़ बीन कन्फिगर टू काउंट फ्रॉम डेज टू डेज, पहले ये वैल्यू थी, फिर कन्फिगर करने के बाद ये वैल्यू हुई, तो इसका जो स्टेट बना वो 2048 स्टेट बना, या मॉडुलस 2408 काउंटर। पहले वो था हमारे पास कितना, 4096, 4096 छियानवे से कन्फिगर करके 2048 पे कन्वर्ट कर दिया। ये बात हुई है इसमें, ट्रंकेट सीक्वेंस कैसे आती है। अब 409 से आपको पता है 1 - करने वाला 4095 ट्रंकेट बिट होती है इसकी। ये सारा उसने बताया हुआ है। फिर अप एंड डाउन काउंटर है उसी तरीके से, ठीक है, कैसे हम निकालते हैं। ये आपने अगर डाउन अप वाला आता है तो डाउन वाले का ही वही हिसाब है, डाउन थोड़ा सा बस उल्टा होगा उसका, एक आती है चीज़ दूसरी हो जाती है। तो बस यहाँ तक ही लेक्चर थे आज।